अब देखिए सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये तो हम लोग इसका बहुत ही साफ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान यह लगा सकते हैं कि सरकार जो डेमोक्रेसी में एक बात कही जाती है कि डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, यानी सरकार के जितने अंग हैं, स्टेट के जितने ऑर्गन्स हैं, उसमें हर अंग पर कुछ उस पर चेक होना चाहिए, कुछ अवरोध होना चाहिए, ताकि वो जी, स्वेच्छाचारी ढंग से काम ना करे, कि मनमाने ढंग से काम ना करे, कि जो चाहे वो काम करे। तो इसलिए संस्थाएं बनाई जाती हैं और संस्थाएं कुछ ऐसी हों जिससे कि इस तरह का जो चेक एंड बैलेंस है और रोध और संतुलन, यह व्यवस्था प्रभावी रूप से काम कर सके। तो ये जो आज की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, ये लगातार ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो कोई भी अपने वो जो करना चाहती है उसमें कोई भी रोक, किसी भी तरह का अवरोध, रुकावट उसको मंजूर नहीं है। हम लोगों ने देखा कि कैसे अभी इसी साल दिल्ली सरकार के जो अधिकार हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया मई महीने में, और उस फैसले को केंद्र सरकार ने 8 दिन के अंदर अध्यादेश जारी कर, ऑर्डिनेंस जारी कर पलट दिया। और अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, मॉनसून सेशन, इसमें उस अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बिल भी पास करा लिया गया। जबकि यह जो डेमोक्रेसी में जो बात एक समझी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट, और उसमें भी अगर सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोई फैसला देता है, तो वो फैसले का आदर किया जाना चाहिए, उस फैसले को सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो फैसला देती है, जो निर्णय देता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए उसके मुताबिक क्या होना चाहिए, वो ये फैसला देता है। और संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च, जो हमारी व्यवस्था है उसमें संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट किस ढंग से करता है, ये अधिकार खुद संविधान ने उसको रिव्यू के अधिकार के तहत दिया हुआ है। तो एक संविधान पीठ ने दिल्ली सरकार के क्या अधिकार और क्षेत्र हैं, जो कानून बना था 1993 में, संभवतः 1992 भी हो सकता है, उस समय जो कानून बना था उसकी भावना के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते हुए एक फैसला दिया। केंद्र सरकार ने 8 दिन के अंदर उसको पलट दिया। उसी तरह चुनाव आयोग की में जो कमिश्नर्स हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में पिछले लगभग 3 दशक से 3 कमिश्नर होते हैं, तीन तीन चुनाव आयुक्त होते हैं, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इन पदों पर नियुक्ति कैसे की जाए, इसके बारे में भी काफ़ी एक सरकार ने अपने ढंग से फैसले ले रही थी, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल को तय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई, और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि जो चुनाव आयोग नाम की संस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये डेमोक्रेसी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट संस्था है, क्योंकि ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा कार्य होता है, सबसे बड़ा काम होता है इलेक्शन। इलेक्शन को संपन्न कराना, उसको पूरा कराना, उसकी देखरेख करना, और यह तय करना कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, ऐसे चुनाव हों जिसमें सभी का भरोसा हो। यह कराना चूंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो चुनाव आयोग में कौन लोग बैठते हैं, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सबका भरोसा हो। यह न लगे कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, या उस जब जो सरकार उस समय सत्ता में है उसके दबाव में आके काम कर रहे हैं, उसके मन माफिक फैसले ले रहे हैं, ऐसा ना हो। तो इसलिए ऐसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होनी चाहिए जिनकी साख हो। तो ये कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए 3 लोगों की कमेटी होनी चाहिए।
जिसमें कि प्रधानमंत्री हों, लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो हों। चूँकि इस समय कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है, विपक्ष का नेता होने की एक शर्त होती है कि जिस पार्टी को लोकसभा की कम से कम 10% सीटें मिली हुई हों, उसका नेता ही विपक्ष का नेता रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्योंकि पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुए थे, उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की थी, वो कांग्रेस थी और उसको 54 सीटें ही मिली थी, जबकि एक सीट अगर उसको और मिलती 55, तो ये 10% का क्राइटेरिया पूरा हो जाता, लेकिन उसको एक सीट कम रह गया। तो उसको आज की जो सरकार है उसने उसको ये जो विपक्ष के नेता का जो दर्जा होता है, रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो नहीं दिया। लेकिन तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान किया कि अगर ऐसी स्थिति हो जब कोई भी दल विपक्ष का रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन लीडर ना हो, विपक्ष का नेता ना हो, तो उस हालत में जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके लीडर को इस कमेटी में रखना होगा। और उस हिसाब से अभी चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उसके लोकसभा में नेता जो हैं अधीर रंजन चौधरी, वो इस कमेटी के मेंबर होंगे। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दोनों तो पॉलिटिकल हो गए, एक नॉन पॉलिटिकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके मेंबर होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय न्यायपालिका के सर्वोच्च हैं, मतलब उसको लीड करते हैं, उसके उसके अगुआ हैं, उसके अग्रणी हैं। तो ये जब 3 लोगों की कमेटी होगी तो इसमें सरकार की भी मनमानी नहीं चलेगी, अपोजिशन की तो खैर वैसे भी नहीं चल सकती है। और अगर सरकार और अपोजिशन में मतभेद होगा तो चीफ जस्टिस एक जस्टिस के रूप में वो फैसला देंगे, वो अपना वोट जिस तरफ देंगे वो पक्ष जीत जाएगा। तो इस तरह एक फेयर, एक न्यायोचित व्यवस्था बनाने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की, लेकिन अब आज की सरकार को ये मंजूर नहीं है। उन्होंने ये बिल पेश कर दिया कि सीजेआई इस कमेटी में नहीं होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, तो कौन होगा? तो एक प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक कैबिनेट का मंत्री होगा और एक विपक्ष का नेता होगा। तो जब इसका मतलब है कि 2 लोग सरकार के होंगे और मतभेद की हालत में फैसला वोटिंग से होगा, तो 2-1 से सरकार जो चाहेगी वो फैसले ले लेगी।